नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। जैसा आप सब लोगों के मेरे पास सवाल आते रहते हैं, स्पेशली राहु केतु और काल सर्प योग, तो इसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं राहु केतु होते क्या हैं, क्योंकि बहुत लोगों को अभी बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने हैं। हमने भी बहुत कोशिश की तो मिले। जब पढ़ाई शुरू की थी इस टॉपिक्स पे, तो वो चीज़ मैं आपके साथ बांटता हूँ कि बहुत लोग पहले तो ये कहते हैं कि राहु केतु ब्रह्मांड में है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते, छाया ग्रह हैं, और कुछ कहते हैं वो भी नहीं है, सिर्फ बहकावे की बातें हैं। तो आज सब लोगों के जवाबों को लेके आया हूँ। जो जो आपके सवाल थे, सबसे पहले साइंटिफिकली जानते हैं कि राहु केतु क्या वाकई में ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं, छाया ग्रह हैं, या एग्जिस्ट ही नहीं करते, या छाया ग्रह भी नहीं है। तो दोस्तों, जब हम सोलर सिस्टम पढ़ते थे तो एक ऐसा डायग्राम पूरे हम प्लैनेट्स का बनाते थे। तो एक ये छोटा सा मैंने तैयार किया है। ये बीच में सूर्य है और सूर्य के चक्कर काट रही है पृथ्वी। ठीक है, ये सब हम जानते ही हैं। और इसी पृथ्वी के चक्कर काटते हैं चंद्रमा। ठीक है, तो अब एक ये देखेंगे, इनका जो रेडियस बनता है ना घूमने का इधर, और ऐसे ही चंद्रमा का, यानी कि जो इनका पाथवे होता है जिस पे ये घूमते हैं, ऑर्बिट। तो उसी कक्षा में आप देखोगे, जैसे ये पास से दिखाता हूँ, चंद्रमा है, पृथ्वी का यहाँ पर घूम रहा है। तो अभी जो यहाँ पे एक रास्ता ये कट रहा है पृथ्वी का, और एक ये कट रहा है चंद्रमा से। यानी कि जो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है उस रास्ते पे ही घूमती है, ऐसे ही चंद्रमा अपने ही रास्ते पे घूमता है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे चंद्रमा जो होता है पृथ्वी के रास्ते पे, उनकी जो ऑर्बिट्स होते हैं मैच करते हैं, मिलते हैं। तो एक नॉर्थ साइड का कट लगा दीजिए, पॉइंट बना, एक साउथ साइड का पॉइंट बना। यही छाया जो काले बिंदु बनते हैं, इनको राहु केतु कहते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अब इसको थोड़ा सा पुस्तकीय भाषा में समझते हैं कि पृथ्वी व चंद्रमा की बात करते हैं। तो पृथ्वी व चंद्रमा भ्रमण मार्ग जहां कटते हैं वहां काला छाया बिंदु बनते हैं। ठीक है, उन्हें ही छाया ग्रह राहु व केतु नाम से जाना जाता है। अब थोड़ी और आगे इस चीज पे चर्चा करते हैं और समझते हैं। यदि सभी ग्रह इन छाया बिंदुओं को एक और होते हैं, ठीक है, या इन दोनों के मध्य में आ जाते हैं, जो इनकी ऑर्बिट है इसकी बात हो रही है, ठीक है, तब काल सर्प योग बनता है। अब काल सर्प योग का नाम काल सर्प योग ही क्यों है, इसको समझते हैं और अच्छे से। अब आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में श्रीमद् देवी भागवतम का दूसरा खंड है। ठीक है, इसके अष्टम स्कंद के 18वें अध्याय में जो आप देख रहे हो, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसमें राहु के बारे में वर्णन दिया गया है। इसमें लिखा है, सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु मंडल कहा गया है। यह सिंही का पुत्र राहु योग्य न होने पर भी नक्षत्र की भांति विचरण करता रहता है। चंद्रमा तथा सूर्य को पीड़ित करने वाले इस सिंही का पुत्र राहु ने भगवान की कृपा से अमर होने तथा आकाश में विचरण करने का सामर्थ्य प्राप्त किया है। इससे ये मिलता है कि वर्णन हमारे देवी भागवत पुराण में कि ये जो राहु है ये सिंहिका का पुत्र है। अब आप पूछोगे सिंहिका कौन है, बहुत लोग जानते भी होंगे। आपने रामायण सीरियल देखा होगा, रामायण में कई बार इसका जिक्र आता है। जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तो पहले मैनाक पर्वत, उसके बाद सुरसा, और उसके बाद सिंहिका उन्हें मिली थी, जो छाया पकड़ के खा लेती थी। वही सिंहिका इस राहु की माता है। और राहु का एक और नाम से भी जाना जाता है, पुरानी कथाओं में आपको मिलेगा जब समुद्र मंथन की आती है। इस दैत्य का नाम था स्वरभानु। स्वरभानु का जब सर काट दिया गया तो इसके सर को राहु और आधे नीचे के धड़ को केतु के नाम से जाना गया। तो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलता है कि इसकी जो माता है सिंहिका है, और इसका वर्णन मिलता है श्रीमद् देवी भागवतम में। अब आगे और पढ़ते हैं कि इसका नाम जो है काल सर्प योग ही क्यों दिया गया, क्योंकि राहु का जो जन्म का नक्षत्र है वो भरणी नक्षत्र है, और इसके जो प्रतिनिधि देवता होते हैं वो काल होते हैं।
ये चीज नोट कर लीजिएगा। राहु का जन्म का नक्षत्र जो होता है भरणी होता है, इसके प्रतिनिधित्व देवता जो होते हैं काल है। ऐसे ही केतु का जो जन्म नक्षत्र है अश्लेषा है, ठीक है। इसके प्रतिनिधि देवता होते हैं सर्प, सांप। तो राहु और केतु दोनों के नक्षत्र डोल दो तो उनके जो प्रतिनिधित्व देवता हैं, एक है काल और एक है सर्प। तो जब काल और सर्प देवता कह लो, इसलिए उस देवता के नाम से आया है काल सर्प योग। जब इन दोनों देवताओं का योग हो जाता है, योग यानी कि दोनों ऑलमोस्ट पहले तो योग पे ही रहते हैं। जब भी आप जन्म पत्री देखोगे तो 180 डिग्री पे ही हमेशा राहु केतु मिलेंगे। एक पहले में तो एक सप्तम में है, एक दूसरे में तो दूसरा आपको अष्टम में मिलेगा। इस तरीके से हमेशा ये 180 डिग्रीज पे ही रहते हैं। बट इसका महत्व तब इसको योग कहा जाता है जब ये पूर्ण अवस्था में होता है, यानी कि सारे ग्रह जो होते हैं राहु से केतु के बीच में आ जाते हैं, उस अवस्था को काल सर्प योग कहा जाता है। इसको समझने का एक तरीका और है, जैसे सर्प देखा होगा आपने, सांप आगे फन होता है, पीछे पूरी पूंछ होती है। तो राहु जो है सर्प का फन है और केतु जो है सर्प की पूंछ है, और सारे जो ग्रह हैं इसके बीच में आ गए, ठीक है। अब वो क्या होगा, एक सांप के अंदर फंस चुके हैं। इसीलिए इसको कहते हैं कि काफी तकलीफ देते हैं, क्योंकि ग्रह जो होते हैं अपने पूरे फल दे नहीं पाते जितने उन्हें देने हैं, तो कष्ट में ज्यादा कष्ट देते, क्योंकि राहु केतु ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं उस टाइम पे। ऐसी ऐसी बातें हैं, आगे की वीडियोस में और चर्चा करेंगे काल सर्प योग पे। फिलहाल आज हमने इतनी ही बात करनी थी कि काल सर्प योग क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों इसको काल सर्प योग कहते हैं, राहु केतु क्या सही में एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते। अभी का टॉपिक हमारा इतना ही था। प्लीज जो भी लोग इस वीडियो को देखें, मुझे अपने मत जरूर शेयर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके काम की थी, आपको इंटरेस्टिंग लगी, आपको कुछ समझ में आया, अच्छे से क्लैरिटी मिली। इसलिए मैंने शास्त्र को खोल के भी दिखाया कि कोई भी बात हमने मनमानी की नहीं करी है, क्योंकि हमारे ऑथेंटिक पुराण हैं जो कि वेद व्यास जी द्वारा लिखे गए थे, उसी में से मैंने आपको इसका वर्णन पढ़ के सुनाया, और जो ज्योतिष का हमारा देखने का नजरिया है वो भी बताया, और एक समझने का तरीका भी आपको बताया। और सब बातें हमने फैक्ट्स पे की हैं, अभी अजम्पशंस पे बात नहीं की। वो भी करेंगे जब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अजम्पशंस लेने बहुत जरूरी हैं। जब भी हम मैथमेटिक्स की कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वो हमेशा आपने देखा होगा पहले एजम्पशन करते हैं फिर उसको प्रूव करते हैं। तो कई बार ऐसी जरूरत भी पड़ती है कि हमें चीजें एजम्पशन करके उसको एक इजी वे में समझने के लिए मान लेते हैं कि माना ऐसा ऐसा होता है, फिर उसको समझना शुरू करते हैं। तो ऐसा भी करते हैं, वो आगे करेंगे, फिर उसमें अनुभव डालते हैं। तो जब वो टॉपिक्स आएंगे उन पे भी बात करेंगे अच्छे से। प्लीज दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और उन दोस्तों को तो जरूर शेयर कर देना जो काल सर्प योग से परेशान हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें मैं अभी लेके आऊंगा, क्योंकि हर काल सर्प योग आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, ये भी मैं बताऊंगा। और कौन से काल सर्प योग की शांति आवश्यक है, कौन से काल सर्प योग किस कंडीशन में आपको फायदा देंगे, कौन से काल सर्प योग में कौन सा ग्रह आपको परेशान करेगा, किसकी शांति करनी चाहिए, ये सब बातें करेंगे और बिल्कुल लॉजिक तरीके से करेंगे। उम्मीद है आपको इजी वे में, साइंटिफिक वे में और शास्त्रों की भाषा को सबको जोड़ के एक अच्छी रचना बना के समझना अच्छा लगता होगा। मेरा भी तरीका यही है, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं शास्त्रों को बहुत मानता हूँ, लेकिन उस शास्त्र की साइंस को समझने में मेरी बहुत रुचि रहती है कि ये चीज शास्त्र में लिखी है। फिर दिमाग ये जाता है कि शास्त्र में ये चीज तो लिखी है, अब इसका रहस्य क्या है, इसका विज्ञान क्या है, ये हमें कैसे समझ में आई, तब मैं उसको ढूंढने निकलता हूँ। तो वही चीज है कि हमने इतना टाइम लिया, बहुत समय लग गया इन चीज़ों को जानने में, और कुछ मेरे को लगा कि मेरे जैसे भी बहुत लोग होंगे जो ये चीज़ें जानना चाहते होंगे, इंटरेस्ट लेते होंगे, इसलिए मैंने ये वीडियोस बनाने स्टार्ट किए हैं। प्लीज़ अपना प्यार, अपना सपोर्ट लाइक, शेयर और कमेंट्स के माध्यम से दिखाते रहना, और मुझे बताना कि काल सर्प योग के विषय में अब और क्या जानना चाहते हो, मुझे कमेंट्स करके बताना। मैं रिसर्च करके फिर और चीज़ें लाऊंगा, जो मुझे पता होगा वो तो लाऊंगा ही लाऊंगा। अगर कोई चीज़ ऐसी होगी जो हमारे अध्ययन में नहीं होगी,
वो भी कहीं ना कहीं से ढूंढेंगे। हमारे गुरुजी हैं, बहुत टीचर्स हैं जहाँ से हमने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, पढ़ भी रहे हैं, बुक्स हैं, किसी न किसी का सहारा लेंगे जरूर और वीडियोस लेके आऊंगा। लेकिन कोशिश करूंगा आपकी उत्कंठा दूर हो, और आपके सवाल होंगे तो हमारी भी उत्कंठा बढ़ेगी। अगर नहीं आता होगा तो हम भी सीखने जाएंगे। तो सबका साथ, सबका विश्वास यही है कि जो आपको आता है हमें सिखाएं, जो हमें आता है हमसे सीख ले। यही एक कुदरत का सही सच्चा नियम है। तो कंजूसी ना करें कमेंट करने में, अपने मत जरूर शेयर करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।